तो मेरा जो अनुभव है वो एक विद्यार्थी के रूप में है और एक प्रयोगकर्ता के रूप में है। 2013 में रिटायरमेंट लिया, बीआरएस लिया और तब तीसरी सरकार को शुरू किया। अंतर इतना है इन सारे कि एक तरफ एक अनुभव है जो सामाजिक क्षेत्र का है, समाज की दृष्टि से पंचायत को देखने का, सामाजिक संगठन के रूप में पंचायत को देखने का, फिर सर्विस डिलीवरी के रूप में जब सरकार में थे तो सरकारें उसी दृष्टि से मुख्य रूप से तब देखती रही हैं, तो उस दृष्टि से कि पंचायत को बेस बना करके जो सरकारी योजनाएं हैं उसको गांव तक कैसे ले जाया जा सके। लेकिन ये सब इतने अनुभव के बाद मुझे लगा कि जो सबसे ज्यादा छूट रहा है वो गवर्नेंस का हिस्सा था, क्योंकि 95 से लेकर के और ये हिस्सा आज भी उतना ही सवाल के घेरे में है। गवर्नेंस का हिस्सा ये मंत्रालय को विशेष करके सचिव महोदय, एडिशनल सचिव, मतलब ये साधुवाद देना चाहिए हम लोगों को कि आज गवर्नेंस के इशू को लेकर के ये पूरा सेमिनार हो रहा है। भारत सरकार के स्तर पर गवर्नेंस हमेशा महत्वपूर्ण रहा। जब से संविधान संशोधन के बाद से गवर्नेंस एक बड़ा इशू रहा, लेकिन राज्य सरकारों के हिस्से में गवर्नेंस दोयम दर्जे का है अभी भी। विशेष करके जो भी ट्रेनिंगें होती हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, वो शायद सर्विस डिलीवरी पर ज्यादा फोकस होती है बजाय कि गवर्नेंस के इशू पर। और हम सब जानते हैं कि ये सही है, गवर्नेंस भी खड़ा किया जाता है सर्विस डिलीवरी के लिए, लेकिन गवर्नेंस प्रायोरिटी में है, क्योंकि गवर्नेंस अगर ठीक नहीं होगा तो सर्विस डिलीवरी भी ठीक से नहीं होगी। आज की तारीख में जो संकट है उसके पीछे का कारण यही है कि गवर्नेंस का जो हिस्सा है वो अभी भी कमजोर है। एक चीज, चैलेंजेस यही है, सबसे बड़ा जो चैलेंज और संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं कि कहां क्या कर सकते हैं, उस पर बहुत संक्षेप में अब आना चाहेंगे। इस पृष्ठभूमि के साथ उस चीज पर आने की कोशिश करेंगे। चैलेंजेस क्या है आज की तारीख में? चैलेंजेस जो शुरू में सब हो रहा, बहुत बारी चर्चा हुई है, इसलिए टू द पॉइंट, संस्थागत विकास। क्योंकि अगर वो सरकार है, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संविधान ने उसको स्थापित किया है, संविधान सभा में लंबी बहस के बाद अनुच्छेद 40, जो समय अनुच्छेद 35 था, वो अनुच्छेद 40 के रूप में स्थापित हुआ, तो उसके पीछे का भाव सेल्फ गवर्नमेंट का था, गांधी के ग्राम स्वराज्य का था, सत्ता के विकेंद्रीकरण का था, आर्थिक विकेंद्रीकरण का था। वो पूरा परिदृश्य उसके साथ था, उस पूरी व्यवस्था का था। और सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जब पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के रूप में स्थापित किया गया, तो उसके पीछे की मूल दृष्टि यही थी। ये सब चैलेंजेस यही है कि अभी भी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की अलग बात है, लेकिन कमोबेश वहां भी स्थिति वही है। अभी भी वो संकट है, लोगों के पार्टिसिपेशन का संकट है, और विशेष करके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन हो, और ये पार्टिसिपेशन सिर्फ एक्शन के स्तर पर ना हो, बल्कि पार्टिसिपेशन के 3 लेवल होते हैं। पहला है डिस्कशन का, विचार का, दूसरा है डिसीजन का, निर्णय का, तब तीसरा होता है एक्शन का। आप देखें कि हम कहां स्टैंड करते हैं। आज की तारीख में भी ये है, हम बढ़े हैं, कई कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या गांव में होने वाले कामों में डिस्कशन में लोगों की भागीदारी कितनी हो रही है, जो ग्राम सभा के प्लेटफॉर्म पर होनी थी? डिसीजन में कितनी लोगों की भागीदारी हो रही है? एक्शन में भागीदारी है। एक्शन तो तब भी होता था जब 73वां संविधान संशोधन नहीं था। सर्विस डिलीवरी तब भी हम सिस्टम के माध्यम से, सरकारी सिस्टम के माध्यम से गांव तक ले जाते। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसकी असफलता के जो कारण गिनाए गए थे, उसमें भी तो यही था कि ये सब कुछ सिस्टम के थ्रू हो रहा है, लोगों की भागीदारी, जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जा रहा है, उसमें गैप है। अगर देखें तो इतिहास यही कहता है, जब डेवलपमेंट कमिश्नर्स की मसूरी में 1956 में सेमिनार हुआ था, यही निकल के आया था, और उसी का समाधान ढूंढा गया था 2 चीजों में। उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो पंचायती राज, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज, और आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए सहकारिता, दोनों को साथ साथ लिया गया था, सहकारिता को और पंचायती राज को, ये दोनों चीजें साथ साथ ली। आज जिस मतलब मूल तत्व जो है सर्विस डिलीवरी हमारा अभीष्ट है,
लेकिन उस अभिष्ट के लिए जो सिस्टम डेवलप किया जाना है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन किस लेवल तक है, ये आज की तारीख में हम लोगों के लिए भी सोचने की बात है। जब संस्थागत विकास की बात करते हैं, पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन अध्यक्षों से नहीं बनती, इंस्टीट्यूशन सदस्यों से बनता है। सदस्य से संस्थाएं बनती हैं, अध्यक्ष तो बाद में आता है, सदस्य से सदस्यों की क्या स्थिति है हर लेवल पे देखिए। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां के चैलेंजेस क्या है। अभी कर्नाटका में 90,000 समथिंग वार्ड मेंबर्स हैं, उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख वार्ड मेंबर हैं, 28 लाख वार्ड मेंबर पूरे देश में हैं, उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख वार्ड मेंबर्स होते हैं। 2021 में पंचायतों का चुनाव हुआ, अगर उसका एक परिदृश्य आपके सामने रखूं तो आप उसको देखिए जरा। 7.5 लाख वार्ड मेंबरों में जब चुनाव हो गया तो पता चला 2 लाख पद खाली रह गए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 2 लाख पद, सिर्फ 5.5 लाख पर मतलब लोग चुने गए। मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया उस समय, चुनाव आयोग की पूरी वो लेकर के, उनके डाटा लेकर के पता चला कि चुनाव लड़ने वाले 5.5 लाख लोग में कितने थे, 1,10,000। खाली 1,10,000 लोगों ने चुनाव लड़ा था, बाकी 4.5 लाख 4,40,000 लोग निर्विरोध चुने गए थे। वहां कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं। ये स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये स्थिति अब बिहार तो बदल गया। वार्ड सभा बनने के बाद और वहां पर प्रबंधन और वो कमेटी बनने के बाद अब की बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए थे वार्ड मेंबर्स के लिए बिहार में। लेकिन आपका हरियाणा है, राजस्थान है, राजस्थान में वार्ड सभा है लेकिन कोई नहीं। तो मेरा ये कहना, आगे नहीं जाएंगे, बहुत सारे राज्यों में वहां पर यही स्थिति, ज्यादातर राज्यों में ये स्थिति होती है वार्ड सदस्यों को लेकर। जहां ये स्थिति बनती हो वहां पंचायत, सबसे बड़ा चैलेंज है कि पंचायत को इंस्टीट्यूशन बनाया कैसे जाएगा, इसके रास्ते निकालने होंगे, सोचने होंगे, ये चैलेंज है। दूसरा, अगर हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन 2 है मोटे तौर से, एक ग्राम सभा है और दूसरी ग्राम पंचायत है। तो दोनों इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ेगा। हमने देश के तमाम राज्यों के तमाम अधिनियमों में समाधान ढूंढे गए हैं। ग्राम सभा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नीचे वार्ड सभाओं के प्रावधान है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां वार्ड सभाओं के प्रावधान है आज। दूसरी तरफ पंचायत की कमेटियां हैं। ये इन कमेटियों को और वार्ड सभाओं को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, जो सबसे बड़ी समस्या, इनको एक्टिवेट करना, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ सके, गवर्नेंस तभी बेहतर हो सकता है। दूसरा, अगर और चैलेंज देखें तो रिसोर्सेस का चैलेंज है। लेकिन रिसोर्सेस के चैलेंज पर हम एक चीज देखते हैं, ठीक है, अगर ये हुआ है, अभी हम लोगों ने जीएसटी का भी सवाल उठाया है कि जीएसटी में हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता पंचायतों को। ये अच्छा है कि शायद कुछ मतलब घोषणा पत्रों में आया है कि जीएसटी देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे भी आने शुरू हुए हैं, उस दिशा में बढ़ा है। लेकिन रिसोर्सेज का एक स्रोत और है, क्योंकि मैंने कहा मैं प्रयोग बहुत करा, अभी भी एक प्रयोग कर रहा हूं इसी गवर्नेंस को लेकर के। उत्तर प्रदेश में वो चल रहा, ये कर रहे हैं कि हम कुछ वार्ड को केंद्र बना करके वहां वार्ड मेंबर्स को, वहां वार्ड छोटे होते हैं, 500, 300, 400 की आबादी पर एक वार्ड बनता है, उस वार्ड मेंबर्स को इस तरह तैयार किया जाए, वार्ड का सर्वे करना, पूरा डाटा लेना, पूरा देखना कि वहां की सर्विस डिलीवरी का स्टेटस क्या है वार्ड का, उसका पूरा फॉर्मेट है, वार्ड मेंबर ही खुद वहां पर सर्वे कर रहा है, फिर उसको कंपाइल कर रहा है, लोगों के साथ बैठ के उसके समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद बिना, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के जो इश्यूज निकल के आते हैं और जिनमें बिना लागत और कम लागत के जो चीजें हो सकती हैं, उसको कैसे वो आगे ले जा सकता है, एक चल रहा। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने इलाहाबाद में एक वर्कशॉप किया था ग्लाइड के साथ। उस वर्कशॉप में ये निकल कर आया, एक, चूंकि हो क्या रहा है, पंचायत की दृष्टि हमेशा ऊपर की तरफ है कि क्या रिसोर्सेस केंद्र सरकार से आएंगे, क्या रिसोर्सेस यहां आएंगे, हमारे रिसोर्सेस कहां होंगे, वो बहुत गैप है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के एक गांव का
जब विश्लेषण किया गया, वहीं एसएचजी की महिलाएं थीं, उनके साथ बैठकर विश्लेषण किया गया और वहां गांव के लोग थे, वार्ड मेंबर्स थे, तो देख के आश्चर्य हुआ कि जिस गांव का विश्लेषण हो रहा था उस गांव में आप आश्चर्य करेंगे सिर्फ एक चीज पर, पान मसाला पर 78 लाख रुपए साल में खर्च हो रहे हैं। 78 लाख रुपए अकेले पान मसाला में। सारे नशा का जोड़ लीजिए तो पता नहीं क्या जाएगा। और पूरे गांव के रिसोर्सेज देखिए जो आ रहे हैं उसमें कितने छेद हो गए। तो ये चैलेंज कैसे उधर देखा जा सकता है, उधर कैसे चला जा सकता है। दूसरी जो सबसे चीज है, आईटी पर जो बातचीत हो रही थी, निश्चित रूप से जो डाटा आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरफ पहुंच रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैम ने भी थोड़ा संकेत किया था, मैं भी अंत में उस तरफ संकेत करूंगा कि ये आईटी कहीं सत्ता के विकेंद्रीकरण की बजाय सत्ता के केंद्रीकरण का आधार ना बन जाए। क्योंकि अगर हम लगते हैं कि हमें ये सूचना मिल जाएगी कि हम यहाँ दिल्ली में बैठकर जान सकेंगे किस गांव की क्या स्थिति है, तो शायद गांव की ग्राम सभा में जो होता है ना कि वो लाभार्थी को चिन्हित करेगी, इस प्रोसेस को भी रोक देना पड़ेगा। एक संकेत दे रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग की जा सके सूचना के संचरण में, सूचना की उपलब्धता में गांव के स्तर पर। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के खतरे भी हैं कि जिस बात के लिए यूज किया जा रहा है उससे कहीं अलग ना हट जाए। तो ये जो चैलेंजेज और उसके समाधान है उसके, और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि समाधान और क्रियान्वयन की कठिनताएं जो होती हैं, क्योंकि हम प्लान बनाना, समाधान ढूंढ लेना शायद कुछ लोगों के ग्रुप से हो जाता है, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो समाज सापेक्ष होता है। लोगों की भागीदारी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो तभी होती है जो ओनरशिप पंचायत के प्रति आए, गांव के प्रति आए। ये तभी आएगी जब निर्णय में उसको भागीदार बनाया जाएगा। बिना निर्णय की भागीदारी के साथ ओनरशिप कभी नहीं आती। इसलिए वो निर्णय में भागीदारी, इसको अगर गवर्नेंस के केंद्र में रख करके देख सके और उससे पैमानों को तय कर सके तो शायद आगे का रास्ता बहुत आसान होगा और हम फिर उन लक्ष्यों को बहुत तेजी से प्राप्त कर सकेंगे।